यस, फेमा में कल हम लोगों ने शेड्यूल 1 पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? शेड्यूल 1 में हम लोग हमारा सेक्शन याद रखना 5 ही चल रहा है, सेक्शन 5 करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। ठीक है, अभी हम प्यार से उसको क्रैट बोलेंगे, क्रैट, CRAT, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। ठीक है, कैट बोलेंगे तो वो कैपिटल भी हो सकता है। ठीक है, हाँ वो तुझे बोलेंगे तो क्रैट, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस की बात चल रही है। बच्चों इधर देखो, कोई भी रेसिडेंट की एसेट और लायबिलिटी इंडिया के बाहर ऑल्टर हो रही है और कोई भी नॉन रेसिडेंट की एसेट और लायबिलिटी इंडिया में ऑल्टर हो रही है, तो वो ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होता है। उसको छोड़ के जितने भी ट्रांजैक्शन है वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। मतलब अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन इंडिया में कर रहे हो या इंडिया के बाहर कर रहे हो, उससे आपकी एसेट लायबिलिटी ऑल्टर नहीं हो रही है और फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व है, तो वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हो गया। और कोई भी नॉन रेसिडेंट इंडिया में आके कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है लेकिन उससे उसकी एसेट और लायबिलिटी ऑल्टर नहीं हो रही है, तो वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। इसके एग्जांपल्स से समझा सकते हैं अपन कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, कोई क्रेडिट फैसिलिटी अवेल करना, बाहर घूमने जाना, टूरिज्म, बाहर एजुकेशन के लिए जाना, पढ़ने जाना, ट्रैवल के लिए जाना, अपने घर वालों को रेमिटेंस भेजना, दीज ऑल आर कवर्ड इन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। यूजुअली सारे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन अलाउड है विद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। यूजुअली करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन अलाउड है विद रीजनेबल। उस रिगार्ड में हम लोगों ने शेड्यूल 1 पढ़ा। वो ट्रांजैक्शन जो फ्रीली अलाउड नहीं है, मतलब वो पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है, मतलब अगर वो पैसा के लिए आप फॉरेन एक्सचेंज विड्रॉल करने जाओगे तो RBI आपको परमिशन नहीं देगा, आपको फॉरेन एक्सचेंज में ऐसे एक फुटी कौड़ी भी नहीं दी। सारे ऐसे पॉइंट थे जो मैंने कहा था तुम लोगों को कि किसी ना किसी रीजन की वजह से मना किए गए हैं। लेकिन कल ये भी बात हुई कि लॉ मेकर जब लॉ बनाते हैं, कोई नोटिफिकेशन इशू करते हैं, तो वो बाउंड नहीं है कि वो हर चीज़ की रीजनिंग आपको देते फिरें। उनको जिस समय पे जो चीज़ सही लगती है वो उसको अलाउड नहीं करते। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये लिस्ट इंक्लूसिव है, इसमें से कोई चीज़ आगे चल के हट भी सकती है और जुड़ भी सकती है। सॉरी, मतलब ये लिस्ट इंक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है। इसमें से कोई चीज़ हट भी सकती है और आगे चल के जुड़ भी सकती है। ठीक है, जैसे इसमें लॉटरी की बात चल रही है तो उस पर से बताऊं, अभी ये ड्रीम 11 और ये सब इतना चर्चित में है, चर्चा में है। एक महाअनुभव ने सरकार को याद है क्या चिट्ठी लिखी कि जब ये सब लोग ड्रीम 11 पे टीम भी बना ही रहे और आप 30% टैक्स भी ले ही रहे हो, जितने भी लोग ये टीम भी बनाते हैं ना, और इनकी नेचर को देखें तो ये गैम्बलिंग है। हालांकि ये कहते हैं कि इट इज़ आर्ट ऑफ क्या बोलते हैं इसको, स्किल वर्क है, क्योंकि आप देखते हो कि कौन सा प्लेयर आज चलेगा नहीं चलेगा, उसकी स्टडी करते हो एंड देन आप उस प्लेयर को कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाते हो। तो थोड़ा बहुत याद है ना ड्रीम 11 के बारे में सबको, इस तरीके से वो आप टीम बनाते हो, फिर आपको विनिंग का अमाउंट मिलता है। बट है तो तुक्का ही। आज मैंने अपनी पूरी स्किल से ये देखा कि विराट कोहली यार रन बनाएगा और उसने नहीं बनाया, तो तुक्का ही तो था, ये नहीं लगा। ठीक है, और मैंने किसी पे लगाया, मैंने कहा रोहित शर्मा बनाएगा और बना भी गया, तो ये तो तुक्का ही है, किसी ने रोहित शर्मा को नहीं भी लिया होगा। तो इक्वल चांसेस ऑफ विन एंड लॉस है। अब ये क्यों बता रहा हूँ सुनो। तो कुछ महाअनुभवों ने सरकार को चिट्ठी लिखी कि जैसे इंग्लैंड में गैम्बलिंग वगैरह अलाउड है, इंडिया में भी अलाउड कर लो ना। तुम दोनों हाथ में तो लड्डू रखी रहे हो, एक तरफ के तो गैम्बलिंग अलाउड नहीं है। सारी ड्रीम 11 ये सारी टीमें बन रही, बड़े से बड़ा क्रिकेटर इसको प्रमोट कर रहा है, सचिन तेंदुलकर से लेकर MS धोनी तक, गौतम गंभीर से लेकर विराट कोहली, एक खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो इन गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट ना कर रहा हो। कर रहा है, ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, आप भी 30% टैक्स ले ही रहे हो, फिर क्यों लिखते हो गैम्बलिंग इलीगल है? लगाने तो लीगलाइज कर दो सट्टे को, ऐसा लिखा उन्होंने कि लीगलाइज कर दो। कभी सरकार ने तो खैर नहीं करा, कभी किसी गवर्नमेंट को ये लग गया कि हाँ ठीक है तो ये लॉटरी हट जाएगा इधर से, तो ये कोई सी भी लिस्ट क्या नहीं है, कुछ भी हट सकता है और कुछ भी। अभी तो हमारा पर्पस है इसको याद रखना कि ये चीजों के लिए फॉरेन एक्सचेंज का विड्रॉवल अलाउड। उसका एक बहुत शानदार न्यूमेरिक कल आपको बनवाया था मैंने। RCB दिल में आती है लेकिन फॉरेन एक्सचेंज हम उसको नहीं देंगे। मतलब शेड्यूल 1 में आएगा RCB दिल, वेयर R स्टैंड फॉर रेसिंग, गैम्बलिंग, हाँ रेसिंग, हॉर्स रेस और ये सब चीजें। ठीक है, C क्यूब था, C में 3 थे, एक कॉलबैक सर्विसेज, एक कमीशन ऑन एक्सपोर्ट, ठीक है, और एक कमीशन ऑन एक्सपोर्ट था। दोनों में क्या फर्क था ये सुन लो। एक वो एक्सपोर्ट पे कमीशन था जब आपने अपनी इंडियन ही कंपनी ने कोई बाहर सब्सिडी कंपनी खोली और वो सब्सिडी कंपनी जब एक्सपोर्ट कर रही है तो हम उसी को कमीशन दे रहे हैं। ठीक है,
तो ये सरकार को सही नहीं लगा कि आपने बाहर खोली कंपनी, ठीक है, तो एक तो पैसा बाहर गया सब्सिडी खोलने में, और फिर वो एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको आप कमीशन भी दे रहे हो, ठीक है, तो वो एक्सपोर्ट आप कर रहे हो तो आपको कमीशन अलाउड नहीं है। लेकिन मैंने इसका एक पैतरा भी बताया था कि इसको इस तरीके से कर सकती है कंपनी चाहे तो, अगर आपको कमीशन देना है तो आप उसको बोलो कि जो भी एक्सपोर्ट से रेमिटेंस आए उसमें से ही अपना कमीशन काट ले और रेमिटेंस यहाँ भेज दे, तो उसको सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ये एक टेक्टिक मैंने क्यों बताई आपको, क्योंकि मुझे पता है ये ऐसी यूज होती है, इस तरीके से ही होता है। क्योंकि आप यहाँ आरबीआई के पास जाओगे कि मेरे को कमीशन देना है उनको, मेरी सब्सिडी कंपनी को, क्योंकि उसने एक्सपोर्ट करने में मेरी मदद करी है, आरबीआई कमीशन देने के लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज देने से मना कर देगा, लेकिन उसको देना तो पड़ेगा अगर जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट है तो आप बोल दो कि भैया तू जो रेमिटेंस मुझे भेजे, जैसे $100 में ये चीज बिके, $2 तेरा कमीशन काट के मुझे रेमिटी कितने करना, 98 करना। ये सब बातें याद रखना, छोटी छोटी चीजें। कमीशन की बात हो गई। एक कमीशन था वो वाला रुपी स्टेट क्रेडिट अकाउंट का, ठीक है, इस अकाउंट के थ्रू अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन किया है और उसमें आप कमीशन देना चाहते हो तो वो अलाउड नहीं है। लेकिन अगर टी और टोबैको बेच रहे हो तो 10% तक अलाउड है। और एक कॉल बैक सर्विस, तो 3 हो गई, ये 3 हो गई। आर सी बी में आर हो गया, सी हो गया, फिर बी किसका था, बी किसका था, बेटा ढंग से बोलो ना, ठीक है, रुक जाओ, बैंड मैगजीन्स, ठीक है, एंड फुटबॉल लीग्स और इस तरह की कोई भी टूर्नामेंट्स जो अभी सरकार ने क्या कर रखी है, बैन कर रखी है। जैसे कल बताया था आप लोगों को मैंने किसके बारे में, कि बीबीसी के बारे में, ठीक है। अब वो चैनल को अभी कुछ समय के लिए डॉक्यूमेंट्री उन्होंने एक विवादित बता दी थी तो बैन कर दिया। ऐसी कोई भी मैगजीन जो सरकार ने अभी बैन कर रखी है उसके आप सब्सक्रिप्शन के लिए कोई पैसे वैसे ले, मेरे को तो सर शौक है वो मैगजीन देखने का, ठीक है, मेरे को शौक है वो न्यूज़पेपर पढ़ने का, हाँ, मेरे को फुटबॉल की उस लीग में पैसा लगाने का शौक है, ठीक है, पैसे चाहिए मेरे को, तो आपको पैसे वैसे मिलेंगे, अपने लेवल पे जुगाड़ कर सकते हो, करो। क्या हुआ, बैटरी गई 15%। आज तो एक ही तो वीडियो बनी है यार। चलो भाई नेक्स्ट, हाँ, आरसीबी, बी फॉर बैंड मैगजीन, आरसीबी हटाओ अब, दिल में डी किसका था, डिविडेंड। अगर आपको कोई कंपनी से डिविडेंड मिलता है जिसके ऊपर डिविडेंड बैलेंसिंग, याद रखना डिविडेंड बैलेंसिंग का लॉ हर तरह के डिविडेंड के लिए मना नहीं करेंगे। अभी जैसे मैंने किसी कंपनी ने या किसी बंदे ने मेरी कंपनी में निवेश किया और मुझे उसको डिविडेंड देना है, सरकार को क्या लेना देना है, डिविडेंड देने से क्यों मना करेंगे, डिविडेंड देने से कभी मना। एक तो वो बंदा निवेश कर रहा है मेरी कंपनी में, निवेश ही क्यों कर रहा है, इन्वेस्ट ही क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको कोई रिटर्न मिलेगा, डिविडेंड मिलना चाहिए। हर तरह की कंपनी को मना नहीं किया जिनके ऊपर डिविडेंड बैलेंसिंग के लॉ एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। हालांकि डिविडेंड बैलेंसिंग शायद मैंने तुम्हें कल 7 साल वाली बात नहीं बताई होगी। डिविडेंड बैलेंसिंग का रूल ये कहता है कि अगर कोई भी ऐसा बंदा, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि इसमें मैं तुम्हें जो रिटर्न करूंगा, तुम्हें कैपिटल भी रिटर्न कर दूंगा और जो डिविडेंड है वो भी रिटर्न कर दूंगा मिक्स करके, तो है ना। तो 120 रुपए वाला एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को मैंने। तो 7 साल का नियम होता है इसके अंदर डिविडेंड बैलेंसिंग में, कि अगर मैं 7 साल में तुम्हें पूरा कैपिटल और सब कुछ रिटर्न कर दूंगा तो मतलब मैं डिविडेंड बैलेंसिंग कर रहा हूँ, और फिर मेरे को डिविडेंड देने के लिए फॉरेन एक्सचेंज अलाउड नहीं है। 7 साल का रूल होता है इसमें, लेकिन ये चेंज होता रहता है। अभी जो प्रेजेंट लिमिट है वो डिविडेंड बैलेंसिंग की कितनी है, 7 ईयर्स है। मतलब कि अगर मैं किसी कंपनी, कोई कंपनी या कोई बंदा मेरे में निवेश करे और मैं 7 साल में उसकी कैपिटल रिटर्न कर दूं या उससे भी कम में, तो इसको डिविडेंड बैलेंसिंग बोलेंगे। और ये अलाउड, इसके लिए अगर मैं डिविडेंड देना चाहता हूं तो अलाउड नहीं है, विड्रॉवल अलाउड नहीं है। सुनते जाओ, ठीक है। तो दिल में डी हो गया, डिविडेंड प्लस डिविडेंड बैलेंसिंग, पूरा याद रखना बराबर। आई फॉर इंटरेस्ट, अगर कोई एनआरआई अकाउंट यहाँ खुलवाता है तो मैंने कहा था उसको इंटरेस्ट के लिए आप फॉरेन एक्सचेंज विड्रॉ, लेकिन इसका भी मैंने एक टोटका बताया था कि अगर बैंक के खुद के पास डॉलर वगैरह अवेलेबल है, उन्हें विड्रॉ नहीं करना पड़ रहा है तो अलग बात है, वो अपने लेवल पे जो दे सकती है दे दे। लेकिन वो आरबीआई के पास जाएगी और बोलेगी कि हमें ये एनआरआई अकाउंट पे इंटरेस्ट पे करना है और इंटरेस्ट के लिए फॉरेन एक्सचेंज ड्रॉ करने हैं, तो अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड है। क्या है, आई हो गया। उसके बाद एल, लो, लॉटरी खरीदने के लिए भी और लॉटरी का रेमिटेंस के लिए भी फॉरेन एक्सचेंज अलाउड। अब इतना पढ़ाने के बाद 1-2 सवाल आप लोगों से पूछ लिए जाए, ठीक है। तनीषा मेरे को बता, एबी डिविलियर्स इंडिया घूमने आए है ना, और बेंगलोर में उन्होंने किसी से लॉटरी खरीद ली। बराबर सुनना, इंडिया घूमने आए, क्रिकेट खेलने आए आरसीबी की तरफ से, और बेंगलोर में उन्होंने लॉटरी खरीद ली। अब उनकी किस्मत बड़ी अच्छी है, लॉटरी लग भी गई और लॉटरी में उन्हें 1 करोड़ रुपए खुले। कितने खुले? 1 करोड़। वो आरबीआई के पास गए और कहा 1 करोड़ को डॉलर में कन्वर्ट कर दो
ताकि मैं ये 1 करोड़ रुपए, डॉलर की रेट चलिए मान लो 100 रुपए, कितने रुपए? तो 1 करोड़ डिवाइड बाय 100 करोगे तो यू विल गेट $1,00,000। कितने? तो एबी डिविलियर्स ने कहा मुझे $1,00,000 दो, मैं साउथ अफ्रीका अपने घर भेज देता हूं, वेदर इट इज अलाउड और नॉट एज पर फेमा। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? yes. बोलो। ये अलाउड नहीं है, मतलब आरबीआई मुझे मना कर देगी। पलाश, एनी अदर व्यूज? नहीं अलाउड। तू बोल बेटा खुशी, नहीं अलाउड। तू बोल चन्नू, नहीं अलाउड। नहीं है। कोई अलाउड वाला हो तो बताओ। किस बेसिस पे मना किया? शेड्यूल 1 में आ रहा है इसलिए? ठीक है, बिल्कुल सही, अलाउड नहीं। लेकिन मुझे अब ये भी बताओ कि वो कहेगा क्या फिर? वो तो साउथ अफ्रीका का है, अब वो 1 करोड़ रुपए तुमने उसको पकड़ा तो दिए लॉटरी के। अरे धीरे बोलो, एक एक करके पिक्चर हो। हाँ, हवाला कर देगा, है ना? लिख के आ जाना ये, है ना? मार्क्स भी खुदा के हवाले हो जाएंगे, मिले तो मिले भाई। अब ये वैसे तो इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है कि अब वो क्या करेगा। उसे लॉटरी के पैसों को रेमिट करने के लिए डॉलर तो नहीं मिलेंगे। क्लियर कट आंसर इज नो, बिकॉज इट इज मेंशन इन शेड्यूल 1। लेकिन हाँ, अगर सोचा जाए तो वो क्या करेगा, तो फिर वो वाली चीज है कि वो यहाँ इंडिया में उस पैसे को इन्वेस्ट करे, क्योंकि पैसा भी इंडिया का ही है, बिना कुछ करे आप लोगों को फोकट का पैसा मिला है, और वो फोकट का पैसा भी हम डॉलर में कन्वर्ट करके दें। एक आपको बिना, क्योंकि लॉटरी बिना कुछ करे ही तो मिलती है, खरीदनी तुक्का लग गया, मिल गई। अब आपको उस पैसों को भी डॉलर में कन्वर्ट करे, डबल मार पड़े और डॉलर तुम तुम्हारे देश में ले जाओ, तो इसलिए हमने रेमिटेंस अलाउड। कायदे से सबसे पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि एबी डिविलियर्स को इंडिया में लॉटरी ही नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि उसे याद होना चाहिए कि ये लॉटरी अगर मुझे लग भी गई तो इसको एक्सचेंज करवाने के लिए और रेमिट कराने के लिए मेरे झाग आ जाएंगे, तो मैं ऐसे फिर भी खरीद ली उसने, यहाँ पे निवेश कर दे किसी भी जगह पे। तो हमारे हिसाब से सोचेगा तो फॉरेनर्स के ऊपर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से पूछ रहा है तो मुझे, और फिर अगर मैंने तुझे ये भी पढ़ाया है कि जिन चीज़ों के लिए स्पेशल लॉ होते हैं उन पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल ही नहीं होता। ये चीज़ मैंने फाउंडेशन में 50,000 बार बोली है कि जिस चीज़ के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ है उस पर जनरल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल, और हम फॉरेन एक्सचेंज के लिए तो फेमा ला चुके हैं, तो इस पर एप्लीकेबल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होगा कि फेमा होगा? फेमा होगा। चलो आगे आते हैं बच्चों। शेड्यूल 2, शेड्यूल 2 में कुछ मेन चीजें याद रखना, बाकी तो सिंपल है। शेड्यूल 2 में मैंने तुम्हें कहा था कि ये ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो बट गवर्नमेंट के अप्रूवल से। अब गवर्नमेंट के पास क्या बहुत काम है, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हमारी जो अप्रूवल वाली चीज है ना, वो हम अलग अलग कंसर्न डिपार्टमेंट को दे देते हैं, आप अप्रूवल उनसे लेना। आप हर छोटी छोटी चीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, मोदी जी को परेशान नहीं करोगे। मोदी जी ने बहुत सारे डिपार्टमेंट बना रखे हैं, ठीक है? तो जिस डिपार्टमेंट का कंसर्न वो टूर है जिसके लिए आप जा रहे हो या जिसके लिए आप पैसे मांग रहे हो, उस कंसर्न बंदे से अप्रूवल ले लो। हर चीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को परेशान करने की जरूरत। तो अगर आपसे याद रहे तो ये मिनिस्ट्री याद रखना, वरना नहीं भी रखोगे तो चलेगा, क्योंकि हमें अगर इतना भी लिख देंगे हम कि ये ट्रांजेक्शन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कंसर्न मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो भी मार्क्स मिलेंगे। बट फिर भी अगर आप मिनिस्ट्री भी याद रख सको तो वेल एंड गुड। कौन सी मिनिस्ट्री है? अगर आप कल्चरल टूर के लिए जा रहे हो, बहुत सारे लोग जाते हैं, तो HRD मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD। अभी शायद ये स्मृति ईरानी है, शायद, मुझे अच्छे से याद नहीं है, ठीक है, शायद वही है, स्मृति ईरानी है, ठीक है। तो वो HRD मिनिस्ट्री से आपको कंसर्न अप्रूवल लेना पड़ेगा। इसमें अभी एक विवाद भी हुआ था, तो इस पर शायद क्वेश्चन तो खैर नहीं आएगा। विवाद क्या हुआ था कि केजरीवाल को अभी सिंगापुर जाना था किसी एजुकेशन से रिलेटेड सेमिनार। केजरीवाल को नहीं जाना था, दिल्ली के स्कूल्स के टीचर्स को उन्हें भेजना था ट्रेनिंग के लिए। तो बोला कि भाई इसके लिए HRD मिनिस्ट्री की अप्रूवल लगेगी, और सिंगापुर में ट्रेनिंग का बहुत बढ़िया टीचर्स की ट्रेनिंग का, तो वो गवर्नमेंट स्कूल्स के जितने भी टीचर थे उनको भेजना चाहते थे 80-90 टीचर्स को, लेकिन अप्रूवल नहीं आया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो भेज नहीं सके। तो वो अप्रूवल ज़रूरी होता है, उसके बिना आप जा नहीं सकते।
अब एडवर्टीजमेंट में से मुझे लगता है क्वेश्चन आ सकता है, ये ध्यान से सुनना। एडवर्टीजमेंट अगर आप किसी भी फॉरेन प्रिंट मीडिया वगैरह में देना चाहते हो, टिक तो करना पड़ेगा यार मुर्तजा, इसका कोई न्यूमेरिक नहीं बनेगा बच्चों, क्योंकि इसमें तो सीधे सीधे इसका और उसका दोनों याद रखना है आपको कि कल्चरल के लिए इसकी, इसके लिए इसकी। वो कल्चरल टूर है तो किसकी लगेगी? HRD। एडवर्टीजमेंट देते हो अगर आप फॉरेन प्रिंट मीडिया पे, अदर देन टूरिज्म, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन चीजों को छोड़ के अगर आप कोई दूसरा देते हो, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट या जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये तुम्हें याद ही है, निर्मला सीतारमण जी है अभी फाइनेंस मिनिस्टर, तो उनसे अप्रूवल लगानी पड़ेगी। इसका एक चार्ट बना देता हूं मैं तुम्हारी सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि ये फॉरेन प्रिंट मीडिया में बात हो रही है कौन एडवर्टीजमेंट देगा, स्टेट गवर्नमेंट या PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे BSNL, भारत पेट्रोलियम, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ग्लास अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, एयर इंडिया गई है खैर अब तो, ठीक है, और जितनी भी PSUs है, पब्लिक सेक्टर या स्टेट गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट, MP गवर्नमेंट, वो लोग अगर फॉरेन प्रिंट मीडिया में अप्रूव देना चाहते हैं एडवर्टीजमेंट, अदर देन अपने टूरिज्म के अलावा या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के अलावा कोई दूसरा तरह का एडवर्टीजमेंट देना चाहते हैं, तो अलाउड नहीं है अगर वो $10,000 से ज्यादा है तो इसका एक चार्ट बना देता हूं मैं। यहां पे बात हो रही है सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट वगैरह की, मतलब मेरी बात नहीं हो रही है, आपकी बात नहीं हो रही है। तो मैं अगर न्यूयॉर्क टाइम्स में एडवर्टीजमेंट देना चाहता हूं कि आओ आओ सीए करना है तो यहां पर, ठीक है, तो मैं दे सकता हूं, मेरे लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस, मेरी कहां बात हो रही है, यहां पे किसकी बात हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट की और PSUs की। इसमें तो नहीं आ रहा, और शेड्यूल 1 में भी नहीं आ रहा था, शेड्यूल 1 में वो आ रहे जो प्रोहिबिटेड है, शेड्यूल 2 में वो आ रहे जिनमें अप्रूवल लेना है। तो अगर शेड्यूल 3 में भी नहीं आया तो मैं इजीली एडवर्टीजमेंट बाहर दे सकता हूं। तो अब इसको मैं ऐसे बनाता हूं, एडवर्टीजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया, इसके दो फाड़ कर देते हैं अपन। अगर देने वाला, यार एक तो ये मिटता नहीं है यार, कैसे मिटता है, चलो अगर ये देने वाला स्टेट गवर्नमेंट है या PSUs है तो अलग बात, और अदर्स आपके मेरे जैसे है तो अलग बात। अदर्स को कर देता हूं मैं अलाउड, और बाकियों के लिए फिर दो बातें हो जाएंगी। अगर आप टूरिज्म के लिए दे रहे हो, टूरिज्म के लिए, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए कि आओ आओ राजस्थान में इन्वेस्ट करो, आओ आओ गुजरात में इन्वेस्ट करो, इसलिए दे रहे हैं, तो ये भी क्या है, अलाउड है। और फॉर एनी अदर पर्पस, अगर किसी और पर्पस के लिए दे रहे हो तो इसमें फिर दो बातें हो जाएंगी। अप टू $10,000 है तो अलाउड है, और बियॉन्ड दैट उसके ऊपर दे रहे हो तो निर्मला सीतारमण जी से पूछना पड़ेगा। किससे पूछना पड़ेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये मैंने बनाया बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत घोच पोच हो गई इसमें तुम्हारी ऐसी जैसी, वापस बना दो। जस्ट कीप योर माउथ शट यार, ठीक है, ऐसे हमें मत सिखाया करो। एडवर्टीजमेंट इन प्रिंट मीडिया की बात हो रही है, सॉरी फॉरेन प्रिंट मीडिया की बात हो रही है, ठीक है। अब इसके दो फाड़ कर देते हैं। अगर देने वाला कौन है, स्टेट गवर्नमेंट या PSU, या फिर अदर में तो क्या है, अलाउड है। ये लोग फिर दो चीजें, ठीक है, याद हो जाना चाहिए ये। अगर ये किस लिए दे रहा है, टूरिज्म के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए, तो क्या है, अलाउड है। और फॉर एनी अदर पर्पस, अगर किसी और पर्पस के लिए हम दे रहे हैं तो फिर दो बातें हो जाएंगी।
अप टू $10,000 है तो अलाउड है, अदरवाइज उससे ज्यादा है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस की स्पेलिंग क्या होती है? FIN, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आपको क्या लेना पड़ेगा? अप्रूवल। क्या समझ गए? सब फोटो ले लो या लिख लो या जो करना हो कर लो, जल्दी करो यार, टाइम वेस्ट मत करना। यस, नेक्स्ट। तो भाई ये चार्ट अच्छे से आपको लर्न हो गया होगा, आई होप। एक बार फिर पढ़ देता हूँ। एडवर्टीजमेंट अगर फॉरेन प्रिंट मीडिया में दे रहे हो, अदर देन अपने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए दे रहे हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए दे रहे हो, इंटरनेशनल बिडिंग के लिए दे रहे हो। जैसे गुजरात, मोदी जी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो वो एक समिट चलाते थे, वाइब्रेंट गुजरात। जब गुजरात में 2002 में राइट्स हुए थे, उसके बाद गुजरात की हालत तुम जानते ही हो कैसी खराब थी और बहुत सारी चीज़ें थी। तो उन्होंने वापस से गुजरात को ट्रैक पे लाने के लिए एक वो चलाते थे, वो समिट जिसका नाम था वाइब्रेंट गुजरात। उसमें वो अलग अलग लोगों को बिडिंग के जरिए से बुलाते थे कि वो इंडिया, यूएस में आके, गुजरात में आके निवेश करे, इन्वेस्ट करे। तो उसके लिए वो एडवर्टीजमेंट भी देते थे और बहुत सारे लोग आते थे। तो अभी जब मोदी जी जिन जिन लोगों से, बाहर के लीडर से मिलते हैं, उनसे उनकी पहचान कुछ लोगों से उस समय की भी है जब वो सीएम थे, ठीक है। जब वो सीएम थे उस समय से भी उनकी पहचान है, क्योंकि वो गुजरात को डेवलप करने के लिए, वो पूरा उन्होंने जो इलेक्शन 2014 का लड़ा था वो गुजरात मॉडल पे ही लड़ा था कि भाई जो गुजरात में मैंने किया है वही मुझे मौका मिले तो मैं इंडिया में भी करूँगा। तो उसके लिए वो बहुत सारे एडवर्टीजमेंट ऑब्वियसली देते होंगे, टूरिज्म के लिए देते होंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए देते होंगे। तो उन सब चीज़ों के लिए कोई अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन उसके अलावा वो कोई और देना चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट, तो उसके लिए आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी अगर वो $10,000 से ज़्यादा है। समझ गए? और किसकी लेनी पड़ेगी? फाइनेंस मिनिस्टर। आगे आते हैं, ये सिंपल है। रेमिटेंस ऑफ फ्रेट ऑफ वेसल। अगर आपने कोई बाहर का वेसल यूज़ किया है और उसको फ्रेट देना है, जैसे कि अगर मान लो कि कोई भी इंडिया का नेता या कोई भी बंदे लोग फॉरेन का वेसल यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसका फ्रेट आपको पे करना है, किराया भाड़ा, तो उसके लिए आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। किससे? मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, मतलब वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से। अभी आपके ये सारी मिनिस्ट्री शायद नितिन गडकरी जी के अंदर है, तो उनसे आपको अप्रूवल लेना। ट्रांसपोर्ट और तुम्हारा रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, रेलवे को छोड़ के, शायद मुझे जहाँ तक ध्यान है सारा ट्रांसपोर्ट उनके ही हाथ में है, रेलवे को छोड़ के। रेल मिनिस्टर तो अलग है। हाँ, हाईवे तो है ही, हाईवे तो रोड में ही आ गया ना बेटा, ठीक है। तो सरफेस भी शायद उनके पास है, तो उनसे अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा। किसके लिए? अगर आप फॉरेन, इसमें पूरा लिखा हुआ नहीं है, फॉरेन वेसल है, इंडिया में कोई वेसल यूज कर रहा हूं तो डॉलर की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? ये कौन सा वेसल है? फॉरेन का वेसल है, वो यूज कर रहे हो और उसका फ्रेट देना है तो आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। हाँ बेटा, शिप, एयरक्राफ्ट सब कवर हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ इंपोर्ट थ्रू ओशन ट्रांसपोर्ट बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पीएसयू ऑन सीआईएफ बेसिस। सीआईएफ का मतलब होता है कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। क्या मतलब होता है सीआईएफ का? जब भी हम बाहर से पैसा मंगाते हैं, माल वाल मंगाते हैं, सुनो इधर, बाहर से माल वाल मंगाते हैं तो 3 तरह की पेमेंट हमें एक साथ देते हैं। कॉस्ट, और बाहर से लगाओगे तो 100% केस में इंश्योरेंस तो कराओगे ही कराओगे। 100 बोल रहा हूँ, 99 भी नहीं बोल रहा, 100। बाहर से मंगाओगे तो इंश्योरेंस तो करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ ओशन में कहीं पे भी कुछ आए, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन लूट लुटा के ले गए, ठीक है, और डूब डुबा गए तो सारा माल खत्म, और बहुत बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है, तो इंश्योरेंस कराओगे ही कराओगे। और फ्रेट, तो कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, सीआईएफ बेसिस पे आप कोई भी ओशन ट्रांसपोर्ट से माल मंगाते हो, ठीक है, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस की वापस से परमिशन लेनी पड़ेगी उसकी पेमेंट करने के लिए। और ये एक ऐसी परमिशन है जो इजीली मिल जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। एक सिंपल सा फॉर्म भरना है और आपको परमिशन मिल जाएगी, क्योंकि इंपोर्ट करा ही है, माल वहाँ अटका पड़ा है, अब मुझे पेमेंट देनी है और आप बोल रहे नहीं देंगे, क्यों मना करोगे? बस एक परमिशन रिक्वायर्ड है, वो परमिशन लो और काम हो जाएगा। इसीलिए सब ये सारा काम पहले से ही करके रखते हैं कि उनको पता है 25 तारीख को मेरा माल वहाँ ट्रांसपोर्ट पे आ जाएगा, पोर्ट पे आ जाएगा, तो मैं 25 के पहले ये सब लेटर वेटर अप्रूवल लेके रखूंगा, ताकि आते ही मैं वो लेटर वहाँ दूँ, वहाँ से मेरा माल छूटेगा, पैसे दूँ और हो जाता है काम, कोई दिक्कत नहीं आती।
FOB का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड, फ्री ऑन बोर्ड। FAS का मतलब मुझे भी नहीं पता क्या है, ठीक है। ये सारे वर्ड कस्टम में यूज होते हैं, तो FOB तो वहाँ यूज होता है, CIF भी वहाँ यूज होता है, FAS मुझे देखना पड़ेगा। FOB का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड। इसका ये मतलब होता है कि आपने फ्री ऑन बोर्ड मतलब कि आपने इंश्योरेंस भी नहीं लिया है, फ्रेट भी नहीं लिया है, सब आपके ऊपर है, आप अपने लेवल पे पे करोगे, वहाँ पे माल उतरेगा, आप सीधा उसकी पेमेंट करोगे और बाकी सब अलग, तो फ्री ऑन बोर्ड हो गया। तो फ्री ऑन बोर्ड में कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। CIF में अप्रूवल लेना पड़ेगा, कॉस्ट भी है इसमें, इंश्योरेंस भी है और फ्रेट भी। लेकिन मैंने क्या बोला, 100% लोग इसी बेसिस पे माल मंगाते हैं, इस बेसिस पे नहीं मंगाते इंश्योरेंस वगैरह। क्या आ रहा है FS? फ्री अलोंगसाइड शिप। क्या? अरे ये देखो, ये जो चार्टिंग विंग लिखा हुआ है ना, ये सुन लो क्या है। ये जितनी भी मिनिस्ट्री जिन जिन के पास है ना, सुनो, हाँ, उनके अंदर भी पूरी एक विंग होती है। क्योंकि अभी जैसे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी है, ठीक है, तो उनको फाइनेंस का बहुत ज्यादा नॉलेज है, मुझे उनको देख के तो नहीं लगता है, ठीक है। और 1 फरवरी को, हाँ, बोल के और उनके स्टेटमेंट से भी लगता है, सिर्फ देख के नहीं, ठीक है। अब जितना बड़ा काम एक फाइनेंस मिनिस्ट्री का होता है, मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर का भी नहीं होता होगा। क्योंकि तुम देख लो, किसी भी बिजनेस में फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ द बिजनेस, तो सेम वही चीज इकोनॉमी पे भी लागू होती है। छोड़ रहा हूँ, तेरी थोड़ी है अभी। अच्छा, यहाँ लेगा, अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, छोड़। तो अब जैसे कि फाइनेंस में ब्लड होता है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री भी वही काम करती है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि उनके अंडर में बहुत एक बड़ी कमेटी होती है। 1 फरवरी को बजट आता है, तो ऐसे ही बजट नहीं आ जाता, एक जने ने बोला और बजट आ गया, इतने पैसा आएगा। पूरा सिस्टम होता है, इकोसिस्टम होता है, उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो ये चार्टर्ड विंग के अंदर ट्रांसपोर्ट और सरफेस से रिलेटेड कुछ ऑफिसर्स होंगे जो इस विंग में काम करते हैं, और उन लोगों से पूछ के परमिशन दी जाती है फिर, क्योंकि उनको उस चीज़ की ज़्यादा अच्छी समझ, जिस भी मिनिस्टर को जो भी मिनिस्ट्री दी जाती है, उस मिनिस्ट्री की उसको समझ हो या ना हो, उसकी टीम में जो लोग होंगे उनको तो 100% समझ होगी ही होगी। आगे कार्ड रेमिटेंस ऑफ हायर, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखना। अगर आप कोई भी टीवी चैनल या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यहाँ इंडिया में रन कर रहे हो बाहर का, और उसका कोई चार्जेस देना है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे बाहर के अपन लोग, नेटफ्लिक्स हो गया, ठीक है, अब उसके अंदर आप लोग हर तरह का कंटेंट देखते हो, ठीक है, तो दूसरी जगहों का भी कंटेंट होता है उसमें, ठीक है। टीवी चैनल्स हो गए पहले, अभी तो खैर पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है, लेकिन पहले बहुत पाकिस्तान के 2-3 सीरियल यहाँ पे भी चलते थे, और यहाँ के बहुत सारे सीरियल पाकिस्तान में चलते थे, ठीक है, और वो बहुत शौक से देखते थे उन सीरियल्स को। लेकिन अभी वो सब्सक्रिप्शंस वगैरह का, अभी जब से कोल्ड वॉर चल रहा है, तो अभी वो सब चैनल वैनल बैंड हो गए, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी टीवी चैनल या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के हायर चार्जेस है, वो आपको रेमिट करने हैं, तो पहले परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री से। किससे लेनी पड़ेगी? ठीक है। ये ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री में अभी कौन है ये देखना पड़ेगा। पहले प्रकाश जावड़ेकर थे, वो थे ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री में, अभी कौन है पता नहीं मुझे, ठीक है। लास्ट, कंटेनर डिटेंशन चार्जेस अगर आप दे रहे हो डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, जब भी आप बाहर से माल मंगाते हो तो ये डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग आपके ऊपर एक कंटेनर डिटेंशन चार्जेस लगाता है। जब वो माल कंटेनर में उतरेगा, कंटेनर में से आप फिर लोगे, वेयर हाउस में जाएगा और फिर वहां से कस्टम ड्यूटी पे करके आप अपने घर लेके आओगे, प्रोसेस है पूरा। तो उसके अंदर जितने भी डिटेंशन चार्जेस होते हैं वो एक लिमिट तक होते हैं, 5%, 10%। अब आपके माल में कुछ खराबी और वो ज्यादा लगा रहा है, तो वो ज्यादा के लिए आपको परमिशन लेनी है। जितनी स्पेसिफाइड रेट है उसके लिए कोई परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। 5%, 10% तक ये वेरी करते हैं, लेकिन अगर ये उससे भी ज्यादा लग रहे हैं तो इसका मतलब आपके माल में कुछ खराबी और वो एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं। एक्स्ट्रा चार्ज के लिए आपको पहले किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? वही सरफेस। आप समझ गए होंगे, जहां भी शिप विप की बात आ जाएगी तो कौन सी मिनिस्ट्री काम करेगी? सरफेस मिनिस्ट्री। इन सारे कामों के लिए आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये शेड्यूल 2 आपका कंप्लीट है। हाँ, अब रेमिटेंस ऑफ प्राइज मनी स्पॉन्सरशिप अब्रॉड बाय अ पर्सन अदर देन इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल स्पोर्ट बॉडी। देखो, नेशनल स्पोर्ट बॉडी BCCI, स्टेट बॉडी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन और इंटरनेशनल ICC।
इनको छोड़ के कोई भी दूसरी स्पोर्ट बॉडी अगर बाहर कोई लीग करवाती है और उस लीग में $1 लाख से ज्यादा का खर्चा आता है, तो पहले आपको HRD मिनिस्ट्री से वापस से आपको क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। इसका एक एग्जांपल देता हूं। पहले सहारा एयरलाइंस का नाम सुना है आपने? सहारा पहले क्रिकेट का एक सहारा कप कराता था और वो हमेशा शारजाह में होता था, शारजाह, अबू धाबी में, UAE में होता था। ठीक है, अभी ये सब कब बंद हो गए? अब इंडिया की कोई भी बायलैटरल सीरीज हो, पाकिस्तान एक एक्सेप्शन है क्योंकि पाकिस्तान यहाँ नहीं आती, हम वहाँ नहीं जाते, तो पाकिस्तान के साथ जब भी हमें कोई मैच खेलना होता है तो हम न्यूट्रल वेन्यू पे खिलवाते हैं, और वो न्यूट्रल वेन्यू अधिकतर UAE होता है क्योंकि पास पड़ता है उनको भी और हमको भी। उसके अलावा हम कभी भी ना तो BCCI ना कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कोई भी लीग इंडिया के बाहर करवाती ही नहीं है, इंडिया में ही करवाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई भी लीग करवानी है, कोई भी लीग इंडिया के बाहर, ठीक है, और उसके लिए आपको $1 लाख से ज्यादा चाहिए वो लीग करवाने के लिए, तो आपको पहले अप्रूवल लेना। इसका एग्जांपल याद रखना, सहारा करवाता था पहले UAE में, शारजाह कप बोलते थे उसे, और उसको पूरा स्पॉन्सर, प्राइज मनी, डिस्ट्रीब्यूशन सब कौन करता था? सहारा करता था। तो उसके लिए उसको पहले BCCI का भी अप्रूवल लेना पड़ता होगा और स्पोर्ट्स बॉडी का भी अप्रूवल लेना पड़ता होगा। कोई भी मेंबरशिप लेनी है आपको किसी क्लब की, तो उसके लिए भी फाइनेंस मिनिस्टर से। अब तुम यहाँ समझ जाना है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है मेंबरशिप, तो ये कौन सा वाला मेंबरशिप होगा? बाहर का ही। इंडिया के क्लब के लिए क्यों अप्रूवल लूंगा? बाहर के किसी भी क्लब की अप्रूवल लूंगा तो मुझे पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये सब वो खर्चे थे। ये प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, ये कुछ एलाइड क्लब्स होते हैं बाहर के, जैसे अपने यहाँ रोटरी क्लब है, ठीक है, अपने यहाँ पे ये उम्मेद वाला जो क्लब है, इस तरह के जो क्लब होते हैं ना, इस तरह के एलाइड क्लब्स होते हैं। कल बात करता हूँ इसकी मैं, ठीक है, कल बात करता हूँ। बंद कर दो।